ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी 20th एपिसोड है। वीकली जो हम पॉडकास्ट करते हैं, मैं और वली मिलके हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, जो क्रिप्टो मार्केट है वहाँ पे क्या हो रहा है, और जो रिसेंट जो न्यूज़ होती है हम उस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं और आपके सामने अपनी ओपिनियन लेके आते हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी रियल एस्टेट के हवाले से कि दुबई और कनाडा इन दोनों में क्या फ़र्क है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या डिफरेंसेस हैं। हमने प्राइस कंपैरिजन की भी किए थे और उस पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम वीडियो में उन कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस भी थे उनको हम आंसर कर लेते हैं और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं कि हम किस लिहाज से इस एंगल को लेकर सोच रहे थे और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इन दोनों सिटीज़ को कंपेयर करने का वो क्या था। तो इसी हवाले से आज की एपिसोड हमने इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। तो हमारे साथ जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं वली। अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल वली, आपके पास जो आपका चैनल पर जो वीडियो पोस्ट हुई थी उस पर तो काफ़ी ठीक ठाक कमेंट्स आए हैं, तो उसी को लेके चलते हैं क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए आए थे, लेकिन मेरे पास कम थे। लेकिन आपका मैं देख रहा था कि ठीक ठाक कमेंट्स उस वीडियो के ऊपर आए हैं और वो वीडियो पे व्यूज़ भी काफ़ी हैं, तो इसका मतलब लोगों को वो टॉपिक पसंद आया है या फिर उन उसका उसमें इंटरेस्ट काफ़ी था, जिसकी बात उन्होंने काफ़ी इंगेजमेंट भी दिखाई है। तो क्या कहते हो उसके बारे में जो तुम्हें कमेंट्स आए? यार उसकी असल में हम नॉर्मली ये करते हैं कि अपनी एक जो पॉडकास्ट होती है ये दोनों चैनल्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट उसकी एस्थेटिक्स के साथ। बट इस लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम वैसे जो बात करते हैं स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों की बात करते हैं, नॉर्मल इन जनरल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। सो हमने लास्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक लिया था दुबई वर्सेस कनाडा का, और ये मैंने देखा है कि यूजुअली बड़ा इंस्टिगेटिंग टॉपिक होता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई ये कंपेयर ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 200 साल पुराना मुल्क है, और कनाडा दुबई जो है वो तो अभी रिसेंटली 15-20 साल की हिस्ट्री है, अगर रियल एस्टेट की बात करें 30 साल की हिस्ट्री है लेट्स से। तो पॉइंट ये है कि मैंने उनको फिर यही बोला था, उस पर रिप्लाई भी किया था कि भाई इस तरह तो फिर आप चाइनीज़ गाड़ियों को कंपेयर ही नहीं कर सकते BMW के साथ और फोर्ड के साथ और इन GM के साथ, इस तरह की गाड़ियों को कंपेयर ही नहीं कर सकते कोई। या आप लेट्स से हुआवे को कंपेयर नहीं कर सकते एप्पल के साथ, क्योंकि हुआवे नया है रिलेटिवली और एप्पल पता नहीं कितना पुराना है। तो लेट्स से इस तरह से कंपैरिजन तो आपको करना ही पड़ता है ना। कंपैरिजन का क्या मतलब है कि नहीं कर सकते? कंपैरिजन आपको बिल्कुल। करना है क्योंकि आपको अगर अपना मूव करना है तो आपको अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और आप सिर्फ ये ऑस्ट्रिच की तरह अपना मुंह दे देंगे नीचे कि भाई नहीं कंपैरिजन ही नहीं करना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो कंपैरिजन लोग करना है, असल अब में वो उसमें जज्बाती हो जाते हैं पॉइंट्स। ना कि हम्म। वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं लोग। असल में जब भी आप कोई भी एनालिसिस करें तो आप अपना बायस जो है ना वो साइड में रखें, वरना आप हम्म। कभी भी जो है ना एक अच्छे नतीजे में ना नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा ज़रूरी बिल्कुल। पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें उसमें अपना बायस को किसी तरह से आने मत दें, क्योंकि वरना फिर वो हम्म। आपका जो है ना बायस उसको जो है ना बिल्कुल चेंज कर देगा। बिल्कुल, और उस पे ही हम कुछ पॉइंट्स आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मेरे ख्याल से हम कमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, जिसके बारे में बात हम्म। करें क्विकली करेंगे क्योंकि वो जो है ना कमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको अगर एक एक को पढ़ने में लग गया तो उसमें बहुत टाइम ज़ाया होगा। हम उन्हीं कमेंट्स को थोड़ा सा अलग से जब एड्रेस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर, तो उस पर बात कर लेंगे उन कमेंट्स के बारे में। बट जस्ट टू शो के कमेंट्स थे कैसे। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. इसके ऊपर सो आई थिंक हाँ। सो अच्छा, पहला कमेंट था कि वीडियो छोटी रखें, तो वीडियो छोटी रखने की कोशिश करते हैं, बट यू नो चीज़ें उसमें बहुत सारी होती हैं एंड उसमें चैप्टर्स ट्राई करते हैं कि बन जाएं। तो वो चैप्टर्स आप देख सकते हैं। ओके, ये मेरा एक दोस्त के दोस्त मेरा सॉरी मेरे जो सबसे छोटा वाला बेटा है उसके
उसके दोस्त ने जो कमेंट किया था उसके फादर देखते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे थे वो अच्छा। लोग। अच्छा, फटेगा भाई, फटेगा तो फट जाएगा, वो कह रहे हैं रियल एस्टेट बबल है, फट जाएगा दुबई में, फट जाएगा, चलो देखते हैं। खैर एनीवेज, एक जो सीरियस कमेंट था वो उसके अंदर, हाँ एक पॉइंट ये था, जो इस कमेंट के अंदर पॉइंट था, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, कि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस थी दुबई में 2008 में, एक स्पेसिफिक एरिया का नाम लिया था इसके अंदर इन्होंने, वो लिया था प्रॉबली स्प्रिंग विलास। वो 2008-9 के अंदर 3 मिलियन प्लस के ऊपर बिक रहे थे। और इस वक्त वो जब कोविड का टाइम आया था तो 2 मिलियन का हो गया था वो, उसकी प्राइस तो कम हो गई थी ऑफ कोर्स, प्राइस उसकी कम क्या हो गई थी, कम तो बहुत नहीं हुई थी, लेकिन 3 मिलियन से अगर कोई चीज़ 2 मिलियन की हो गई तो आप उसको कम ही समझेंगे, 10 साल के अंदर कोविड में कम हो गई थी। फिर उसके बाद अब वो 5 मिलियन की हो गई है। तो एक साहब ने बोला था कि भाई अगर 1.6 या लेट्स से 3 मिलियन की कोई चीज़ थी और अब वो 5 मिलियन की हो गई है, तो प्राइस तो अप्रिशिएट नहीं हुई है। तो पॉइंट भी यही है कि अगर आप पीक से देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की प्राइस अभी भी चीप ही है दुबई के अंदर, जो कि नहीं होता नॉर्मली। नॉर्मली जो है वो 10-15 साल के अंदर अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करती हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आता है कि अभी भी उस लेवल पे नहीं है। ये तो ये एक पॉइंट है बहुत सारे लोगों का कि अभी भी वो, या एमआर का स्टॉक देख लें, मेरे ख्याल से वो भी अभी तक उस लेवल के ऊपर नहीं आया है। सो अगर वो नहीं आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी भी मार्केट के अंदर जूस है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो मार्केट डायनामिक्स होते हैं, उसके ऊपर डिफाइन करता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। इसका इसका मतलब, अगर उसने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नीचे ही जाएगी या वो ऊपर जाएगी। इसका कोई भी मतलब, ये तो डायनामिक होता है। हो सकता है जैसे स्टॉक्स की केस में भी और प्रॉपर्टी के केस में भी ऑल टाइम टच करने के बाद भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस या स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं और मल्टी लेवल हाइज बना सकती हैं। सो वो तो डायनामिक्स पे डिपेंड करता है ना। आज से 10-15 साल पहले वो सिनेरियोज नहीं थे जो आज हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। इसके अलावा, अच्छा एक साहब हैं वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि ये मार्केट डाउन होगी, तो अब इस तरह की प्रिडिक्शन पे क्या बात करेंगे। एक और 2 दफ़ा कमेंट आया था ये वाला, कि हमने बात की है पर स्क्वायर फिट की, तो हमने जो बात की थी वो पर स्क्वायर फिट की ही बात की थी, पर स्क्वायर मीटर की बात नहीं की थी। दोनों को कंपैरिजन जब किया था दुबई और टोरंटो की रियल एस्टेट का, तो वो पर स्क्वायर फिट के ही ऊपर बात हुई थी। एंड देन, गुड मनी लॉन्डरर्स डिस्ट्रॉयज ऑल कंट्रीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब पता नहीं ये क्या सोच के उन्होंने कमेंट किया था। ओके, सूडान की बात हुई है तो हम पॉलिटिक्स पे बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर, हम तो जनरली बात कर रहे हैं कि कोई एक्सपैट है अगर उसको मूव करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हैं, या मूव आइदर वे, चाहे वो कनाडा मूव कर रहा है चाहे वो दुबई मूव हम्म। कर रहा है। इस तरह तो मैं कह सकता हूँ कि यूएस तो मतलब हर तरह का डेविल यूएस के अंदर ही बैठा हुआ है। आप पूरी दुनिया में जो जंगें हैं वो दो मुल्क हैं मेजर जिनकी वजह से हो रही हैं। कनाडा, एक सॉरी कनाडा का नाम आ गया, यूएस और यूके, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स हैपेंड। और जो इस वक्त और भी कॉन्फ्लिक्ट हैं चाहे उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हों, तो यही दो मुल्क हैं। इनके आपको मिलेगा पीछे से कि हिस्ट्री इन्हीं की है। तो वहाँ तो लोग जा रहे होते हैं, लोग बड़ा प्राउडली कह रहे होते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ पर। सो वो पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर ना, वो हम इस लेवल पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स पे जाएं। अच्छा, उसके अलावा मतलब ये सीरियस कमेंट्स की बात करते हैं कि ओके, अच्छा वो पॉइंट वही है कि अल्ट्रा रिच लोग आ रहे हैं, सैलरी क्लास भी उसमें जो है वो उस तरह से थ्राइव नहीं कर रही है, विच इज़ करेक्ट टू एन एक्सटेंड। आज से 2 साल पहले दुबई ऐसा नहीं था, दुबई में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी का सीन था, बट अब वो जाहिर सी बात है प्राइस एडजस्टमेंट होती है। तो जब प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं तो कंज्यूमर्स उसको उसको उसकी कंप्लेन नहीं कर रहे होते। अब जब प्राइसेस ऊपर हैं तो कंप्लेन तो आ रही हैं, विच इज़ फाइन, बट अगर हम्म। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो वो कहीं ना कहीं से ऑफसेट हो जाता। अच्छा, हैविंग अ कैनेडियन पासपोर्ट इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप बहुत सारे लोग होते हैं बाय चॉइस उनके पास पासपोर्ट नहीं होते, और बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं मिल पाता, लेकिन वो लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो कैनेडियन पासपोर्ट या कोई भी वेस्टर्न पासपोर्ट अगर नहीं है या है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं आराम से। पॉलिटिकल बिल्कुल। इंस्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट ऐसे बिल्कुल ऐसे है, तो ये एक पॉइंट। हाँ, पाकिस्तान में भी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े खुश हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी हाँ, गुजार रहे हैं। हाँ, तो और ये तो और कोई बहुत सारे लोगों बैरोमीटर के नहीं लिए, है और ना। राइटली सो, बहुत सारे लोगों के लिए अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो नहीं हम्म। जाना चाहते। और एक पॉइंट ये भी है जो लोगों को समझ में नहीं आता, कि बहुत सारे लोग दुबई में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो सिर्फ इसलिए गुजारते हैं कि अपने पेरेंट्स से क्लोज रहें। वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर वो चले जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया, हम्म। जो कि वो उनके पास लग्जरी नहीं होती लेट्स से कनाडा और यूएस के अंदर।
तो बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरा एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली दुबई रिलोकेट हुआ। उसने एक मंथ के अंदर अपने दोनों पेरेंट्स को बुला लिया था दुबई। जबकि वो अगर यही चीज़ कनाडा या यूएस में करता तो एक मंथ क्या, उसको एक साल 2 साल भी लग सकते थे इस हम्म। तरह के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उसने गोल्डन वीज़ा लिया था और वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला लिया। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आप अपनी लाइफ में चाह क्या रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि भाई पीआर बहुत अच्छी चीज़ है, सिटीजनशिप बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स फाइन अगर आपकी ग्लोबल मोबिलिटी, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपके पास अगर अच्छा पासपोर्ट होगा तो आपको ग्लोबल मोबिलिटी मिलेगी। बट मैं फिर उन लोगों को ये भी बोलता हूँ कि कनाडा जाकर आप जिस तरह के विशेष साइकिल में चल जाते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों को यूके, यूएस की बात नहीं करूंगा अगेन, यूके और कनाडा जाकर फंसे हुए देखा है और उनकी ट्रैवलिंग खत्म हो जाती है। जो कि मिडल ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, अब उस तरह से नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। फिर हम्म। उसको लोग कहते हैं कि यार हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रैवल करने की, यहाँ पर ही हमारे लिए बेस्ट है। तो ठीक है, इट्स फाइन। बट जिस ग्लोबल मोबिलिटी के लिए आपने पासपोर्ट लिया था वो तो फिर उसका काम नहीं आ पा रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है आपके पास ट्रैवल बिल्कुल। करने के लिए। अगेन इट्स बिल्कुल। नॉट, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाँ। लोग भी हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नए इमिग्रेंट्स जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि नए इमिग्रेंट्स को उस तरह के इस वक्त चांसेस मिलें। और अगर मिल रहे होते तो इमिग्रेशन के लेवल्स उस तरह से डाउन नहीं होते कनाडा में। इस वक्त देख लें, किसी को पीआर चाहिए भी है तो उसको कितना मुश्किल है, मतलब 550 का सीआरएस स्कोर है उसका। अगर एक हाँ। इस तरह के कैंडिडेट की आप प्रोफाइल निकालेंगे तो आप देखें कि वो बंदा यंग होगा, 27 28 मैक्सिमम। उसने मास्टर्स किया हुआ होगा, उसने पाकिस्तान इंडिया में जॉब की होगी या दुबई में जॉब की होगी, 3 4 साल 5 साल की जॉब होगी। फिर कनाडा जाएगा, वो वर्क परमिट के ऊपर कनाडा जाएगा, वहाँ पर 1 2 साल जॉब करेगा, थोड़ी बहुत फ्रेंच लैंग्वेज सीखेगा, तब जाकर, और कुछ सिबलिंग भी होगा उसका वहाँ पर, तब जाकर उसका ये प्रोफाइल बनता है कि वो बहुत आराम से पीआर ले सकता है। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस तरह की सिचुएशन में पीआर मिल सकती है। सो नहीं मिल हम्म। सकती। अगर नहीं मिल सकती तो आप फिर ऑल्टरनेट चीज़ें देखते हैं। और आप, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी सिटीजनशिप नहीं मिल रही है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि चीज़ें चेंज हो गई हैं। बिल्कुल। सो ये पॉइंट हैं जो असल में लोगों प्रॉब्लम को यही है ना समझने। कि और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इमिग्रेशन खोली हुई थी उनकी वो मजबूरी थी। वो उनको कोई हमसे मोहब्बत या वो हम हमारे हालात चेंज करने के लिए नहीं कर रहे थे। हाँ, उनकी अपनी मजबूरी थी कि उनकी पॉपुलेशन हाँ, डिक्लाइन हो रही थी। और पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के बाद मसला ये होता है कि अब उन्होंने जो कमिटमेंट की भी है अपनी पॉपुलेशन के साथ कि भाई हमने आपको फ्री हेल्थ केयर देनी है, हमने फ्री एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को, आपको रिटायरमेंट में हमने पेंशन पे करनी है। तो वो फंड जो है वो कहीं से कहीं रखा हुआ नहीं है। वो बेसिकली फ़ंड जनरेट होता है टैक्सेस के ज़रिए, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए उनको यंग काम करने वाले बंदे चाहिए जो आके टैक्स पे करें। तो ये एक पूरी साइकिल है जो जो कि पिछले कई सालों से चल रही थी कि भाई इनको यंग बंदे चाहिए थे काम करने के लिए जो आके यहाँ पे टैक्स पे करें। उस टैक्स के ज़रिए फिर वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा फिर वो जो उनके जो बूमर्स बाबे हैं उनकी पेंशन, हम्म, उनका हेल्थ केयर, वो सारा कुछ चलाते रहें। लेकिन अब हुआ ये कि वो इस लेवल पे बढ़ गई थी इमिग्रेशन के बैकलैश आने लगा जो लोकल पब्लिक थी वहाँ से। तो पॉलिटिकल उनको जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को। तो उसकी वजह से उन्होंने अब वो बैक स्टेप पे गए कि भाई अब हम थोड़ा सा इमिग्रेशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम हमारी जो वोट बेस है वो ब्रेक हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने ब्रेक लगाया है इमिग्रेशन के ऊपर। वरना इनकी मजबूरी है इमिग्रेशन को खोलना और उन दूसरे मुल्कों से लोगों को लेकर ना ताकि वो टैक्स जो है कलेक्ट करते रहें। तो 100%। अब उसकी वजह से ऑफ कोर्स ये हो रहा है कि जो जो नए आने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो गई है। और सिर्फ यहीं नहीं बल्कि और जगह पे भी मुश्किल हो गई है, चाहे चाहे आप यूके ले लें या ऑस्ट्रेलिया ले लें या कनाडा ले लें। कहीं पे भी जो है ना एक नए बंदे के लिए इमिग्रेशन लेना बहुत बहुत मुश्किल है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, फिर अगला पॉइंट था उसमें, एक जनरल पॉइंट है कि भाई मेरा सेकंड होम है दुबई और ये एंड सो फोर्थ, और लोगों को नहीं समझ में आता। जो लोग इस वक्त वेस्ट में बैठे हुए हैं कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको परमानेंट होम कैसे कह सकते हैं एक जगह को, और राइटली सो। उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट आप एटलीस्ट रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब जाएगी तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। जॉब के बगैर भी आप रह सकते हैं, बट स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। और मेरा चैनल और हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि आपकी जो कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब पे रिलाई कर रहे हैं, वो तो फिर वॉरेन बफेट भी कहता है ना कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी इफ यू आर रिलाइंग ऑन ओनली वन सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम। सो अगर वो हम्म। है तो फिर तो आप कहीं भी होंगे तो उसमें प्रॉब्लम में आएंगे। कनाडा में भी होंगे आप तो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं आपको, वो एक बेयर मिनिमम किस्म के बेनिफिट मिलते हैं। आप उस पर आजकल के ज़माने में अगर सिर्फ जॉब छोड़ के बैठ जाएं घर पे तो बहुत मुश्किल है कि आप अपना घर चला सकें। बिल्कुल। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे तो जनरेट करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर वो एब्सोल्युटली। पॉजिटिविटी की बात तो यहाँ बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही बात कर रहे थे। एक साहब थे संजय, बल्कि संजय नायर को मैं जानता हूँ, अच्छे भाई हैं ये हमारे।
प्लीज़ शेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन। अच्छा पाकिस्तान की रियल एस्टेट आगे जाके अच्छी होगी, अभी तो कोई सीन नहीं है उसका। अच्छा ये साहब भी वही कह रहे थे कि प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ प्रॉपर्टी इन दुबई, यूएई एंड टोरंटो कनाडा कैन नॉट बी कंपेयर एप्पल टू एप्पल बिकॉज ऑफ मिनिमम वेज। अच्छा मिनिमम वेज का पॉइंट जो है ना, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो ऑफकोर्स वो चोरी हो सकता है। अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट बिकम्स ए हैसल। और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपकी गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके ज़रिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे एनुअली, बट in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिनिमम वेज के हिसाब से तो कनाडा की अफोर्डेबिलिटी कहीं भी नहीं है। मुझे बताएं ना कोई कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, फ्रेश भी नहीं, 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा, कितनी कितनी सैलरी होगी लेट्स से 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे की? 60,000 70,000 से ज़्यादा नहीं होगी। 70,000। अगर वो लेट्स से डुअल इनकम भी आ जाए वहाँ पर तो मिलाकर $120,000 की इनकम आएगी। 120 में से टैक्स जाएगा तो आपकी बचेगी टेक होम लेट्स से 80,000 एट मैक्स। लेट्स से 70-80,000। तो छः सात लेकिन हज़ार जो डॉलर्स की। हाँ। हाँ, जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो एवरेज हाउस प्राइस है, ख़ास तो अगर हम जीटी की बात करते हैं जो सबसे बड़ा शहर है टोरंटो कनाडा का, तो वो है ऑलमोस्ट लाइक बिटवीन 750 एंड 800,000। लेट्स से 800,000 राउंड फिगर कर लेते हैं। $800,000 है और आपकी जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है वो लेट्स से 100K है, दोनों की मिला के। हम्म। तो हम्म। 8 टाइम्स है एवरेज हाउस प्राइस आपकी एनुअल सैलरी से, जो कि बहुत हम्म। बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो बेंचमार्क समझा जाता है ना अच्छा, यानी कि हेल्दी किसी मार्केट को देखने के लिए, वो है 4 टाइम्स। यानी कि आपकी एनुअल सैलरी का, आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम का 4 टाइम्स होनी चाहिए हाउस प्राइस। तो कहते हैं कि ये हम्म। एक बैलेंस मार्केट है, एक हेल्दी मार्केट है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट हेल्दी है और लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन जब वही हम्म। चीज़ 10 टाइम्स या 8 टाइम्स पे चले जाए, देन इट्स नॉट अफोर्डेबल। यानी कि अभी तो कम हो गई है ना, ये कम होने के बाद 4 टाइम्स है। एक ज़माने में 2022 में जब पीक पे थी हाउस प्राइसेस, उस वक्त 10 टाइम्स हाउस प्राइस थी हम्म। योर एवरेज हाउस होल्ड इनकम। यानी कि आप सोचें कि हम्म। 10 गुना ज़्यादा आपकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम से हम्म। ज़्यादा थी हाउस प्राइस। तो ऑफकोर्स जो बिल्कुल। अफोर्डेबिलिटी है वो तो अभी भी बहुत दूर है। यानी कि जो आप समझते हैं कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कनाडा में, या जो हम टोरंटो की बात करें, कुछ जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल में है, कैलगरी में है, इस तरह के एरियाज़ में आपको मिल जाती है अफोर्डेबिलिटी। लेकिन अगर जो बड़े शहर हैं, वैंकूवर है, टोरंटो है, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी अभी भी बहुत दूर है। अच्छा ये हम बात करें बाय द वे, मिनिमम वेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हम बात करें ये कुछ तो हम एफ्लुएंट भी नहीं। अच्छी सैलरीज की बात कर रहे हैं, यस। अच्छी सैलरीज की बात करिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दुबई में तो आपको लेबर क्लास भी मिल रही होती है और ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। बट अगर हम रेगुलर प्रोफेशनल की बात करें तो अगर मैं एक अज्यूम कर लूँ कि 15,000 दिरहम, जो कि कम होती है सैलरी, 15,000 दिरहम किसी एक इंडिविजुअल की सैलरी है। अब हम क्योंकि डुअल इनकम की बात करें तो मैं इधर भी एज्यूम करूंगा कि डुअल इनकम हाउस होल्ड करना पड़ेगा। दुबई में भी डुअल इनकम हाउस होल्ड होते हैं। सो वहाँ पर अगर 15,000 दोनों की सैलरी है तो 30,000 दिरहम्स टेक होम बन सकती है क्योंकि वो टैक्स तो है नहीं। तो 30,000 दिरहम को 12 से मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो 36 लेट्स से 36,000 दिरहम्स पर ईयर आएगा। और उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.4 मिलियन दिरहम बनता है। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर 1.4 मिलियन में आपको बहुत आराम से 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो 2 बेडरूम क्या 3 बेडरूम भी मिल सकता है कहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनिमम वेज तो ना करें बात, मिनिमम वेज तो एक अलग चीज़ है, उसमें तो मिनिमम वेज में तो कनाडा में भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट जो रेगुलर प्रोफेशनल है वो तो फिर अगर अफोर्डेबिलिटी देखें तो यहाँ बेहतर आती है। और देन अगेन पॉइंट ये है कि अफोर्डेबिलिटी जो बायर है वो कहाँ का है। तो बायर तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो कम बाय करते हैं, ज़्यादातर बाहर से लोग बाय कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाय कर रहे होते हैं। और लोग नॉर्मली रेंट पे रह रहे होते हैं क्योंकि ट्रांजिएंट इकोनॉमी, अभी तक वही पॉइंट है कि ट्रांजिएंट होते हैं लोग, अपना एक्सपोजर कम रख रहे होते हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं बट इट्स लाइक दैट।
उसके बाद अच्छा, मैं कमेंट्स पे सारा रिप्लाई नहीं करता, बट जितना शुरू में मिलते हैं कमेंट्स उस पे मैं ट्राई करता हूँ कि कर दूँ, लेकिन पढ़ता मैं सारे हूँ। अच्छा, देसी कैनेडियंस वुड लव टू कम टू लिव इन दुबई इफ दे गेट एनी पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज, व्हाई नॉट? आई मीन, जितनी आसानी आपको यहाँ मिलती है कनाडा में तो कभी भी नहीं मिलेगी। हम्म। मतलब यहाँ अवन बोलते हैं उसको, मैं कहता हूँ वो डीप फ्रीजर में रह लें या अवन में रह लें, बात फिर अपनी चॉइस हाँ। इज योर्स। नहीं, लेकिन अगर मैं कनाडा में रहता हूँ ना, और मैंने हम्म। दुबई में कभी भी मैं नहीं रहा, मैं ट्रैवल किया लेकिन मैं कभी रहा नहीं। और मेरे लिए सबसे हाँ बड़ी अट्रैक्शन दुबई की यही है कि एक तो आप अपने पाकिस्तान से करीब में या इंडिया से करीब में, अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं हाँ तो आपके हाँ, लिए ऑफ कोर्स। ये एक बहुत बड़ी ये एक बेनिफिट है कि आप हम्म। विद इन अ मैटर ऑफ लाइक 2-3 आवर्स आप अपने घर पहुंच सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। एक यहाँ से मीम वो शेयर हुई है अभी रिसेंटली, और वो बिल्कुल सही मीम है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि शारजा टू दुबई जो है ना, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है। तो एक मीम शेयर हुई थी कि हम्म। किसी की फ्लाइट थी कराची के लिए, तो उस बंदे ने, क्योंकि जाने के टाइम पर तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, वन वे ट्रैफिक बहुत जैम होती है, दूसरे वे अदर वे अराउंड नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे। तो उस बंदे हम्म। ने अपने दोस्त को ड्रॉप किया दुबई एयरपोर्ट, और वापस शारजा जा रहा था इन इवनिंग आवर्स। तो वो बंदा कराची पहुंच गया था, और वो बंदा अपने घर नहीं पहुंच सका था शारजा वो में। और ये वो मीम शायद थी, नहीं और पहुंच लेकिन ये सका। सही मीम थी, ये आई कैन रिलेट अच्छा। रिलेट टू इट, क्योंकि उस बंदे ने जब ड्रॉप किया होगा तो लेट से 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे की फ्लाइट, और विद इन 3 आवर्स वो अपने घर पे पहुंच गया होगा। लेकिन वो 3 घंटे हम्म। में वापस नहीं पहुंच सका था शारजा में अपने घर पे। तो दिस इज हाउ इट इज। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यार वहाँ रहने के लिए। एक तो आपकी लाइफस्टाइल उसी तरह से है जिस तरह से आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में गुजारते हैं। यानी कि क्राइम नहीं है, रूल्स हैं, सारा कुछ है, आपकी इनकम भी अच्छी होती है। लेकिन उस हिसाब से आप बहुत करीब रह रहे होते हैं पाकिस्तान इंडिया से, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज, अट्रैक्शन मेरे लिए यही है कि अगर मैं दुबई जाना हुआ तो मैं इसीलिए जाऊँगा क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से करीब हूँगा। हाँ और जो है एक अच्छी लाइफ स्टाइल वहाँ गुजार सकते हैं कंपेरेटिवली। बिल्कुल तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला कमेंट था, यूजलेस एमेच्योर इररिलेवेंट चैनल, हार्ड लक द मोमेंट यू इक्वेटेड दुबई विद कनाडा क्रैश, यू लॉस ऑल द क्रेडिबिलिटी। चले, सही है, ठीक है सर, क्या कह सकते हैं। बबल विल बर्स्ट सून, ओके। नो वन सिटिंग इन मिडल ईस्ट कैन स्पीक फ्रीली अगेंस्ट एनीथिंग देयर। अभी आप कनाडा में कर लें ज़रा बात, वो कोविड के टाइम पर भी तो बात हुई थी ना, ट्रकर्स ने जो किया था, उसके हम्म। बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए थे। सो सो आई मीन, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने हिसाब से आ रहे हैं ना, मुझे नहीं करनी बात पॉलिटिक्स के ऊपर भाई। मैं पाकिस्तान से तंग आ गया हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जिस पे पॉलिटिक्स पे बात हो रही होती है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो कभी भी बंदा उस तरह से पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो फिर कुछ बेहतर करने के लिए जाएगा, सिर्फ बातों के लिए नहीं जाएगा। सो बेहतर करने के लिए जाना है तो आप बिल्कुल करें उसमें काम, बट वो काम हमें करना ही नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हमें लग रहा है कि जो जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो जैसे वो यूसुफ रजा गिलानी ने बोला था ना, पाकिस्तानी पीएम ने एक ज़माने में, कि सीएनएन का इंटरव्यू हो रहा था, सीएनएन के इंटरव्यू में उससे पूछा था कि बल्कि वो बड़ा फनी इंसिडेंट है, उससे उससे पूछा था कि भाई यहाँ से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, 2013-12 की बात है। तो उसने बोला कि लेट देम गो, हु इज स्टॉपिंग देम। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड आपकी गवर्नमेंट का है तो फिर आप देख लें, अपने लिए डिसाइड कर लें। इसी तरह से वो अभी उसको रिलेट करते हैं, अगर सैम एल्टमन ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उसको किसी पॉडकास्ट होस्ट ने बोला कि भाई वो लोग शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं ओपन एआई के, तो हम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से 20 बिलियन के रेवेन्यूज के ऊपर $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो कहता है तुम्हें शेयर्स अच्छे नहीं लगते, तुम बेच दो, तो बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले। तो आप इस तरह के एटीट्यूड से बात करेंगे तो फिर देख लें फिर क्या हो सकता है। इस तरह का एटीट्यूड बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के एटीट्यूड से हम्म। बात करने का। अच्छा, ये कोई साहब है मोटिवेटर, आई डोंट नो, आई हैवंट, इनसे करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि इनकी ईमेल भी आई थी मेरे पास। पार्टी नेवर गोज ऑन फॉर एवर, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे बना लिए, अगर आप उसको देख के फोमो में आएंगे तो वो तो फिर कहीं भी हो, चाहे हम्म। दुबई में हो चाहे कनाडा में हो, वो आपका हाल अच्छा नहीं होता, वो एकदम एग्जैक्टली से exactly. रिवर्ट इसमें हो मैं ऐड सकती है। करूँगा कि कुछ अर्से पहले यहाँ पे भी लोगों का यही बिलीव था कि भाई रियल स्टेट ऑलवेज गोज अप। हम्म। वो मिथ जो है ना वो बुरी तरह से अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे सब बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हम्म। उन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ उठा ली थी लेवरेज के ऊपर, और अब वो उनसे बिक नहीं रही हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, वो नेगेटिव एक्विटी के अंदर आ चुके हैं, और रेंट भी जो है वो उसकी मॉर्गेज कवर नहीं कर रहा, तो वो अपनी जेब से मॉर्गेज भर रहे हैं। तो हम्म। पार्टी जो है ना हमेशा जो है वो कुछ अर्से के लिए चलती है। एक साहब मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इट्स अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स। जिस तरह म्यूजिकल चेयर्स हम खेलते थे ना बचपन में, कि म्यूजिक हम्म। चल रहा होता है और चेयर्स जो हैं वो एक एक करके कम हो रही होती हैं। तो
एंड में जो है ना एक बंदा बचता है जिसके पास चेयर हम्म नहीं होती। तो ये होता है कि जब तक म्यूज़िक चल रहा है सब इंजॉय कर रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक एक टाइम पे ख़त्म होती है एंड देन यू विल बी लेफ्ट हम्म। होल्डिंग द बैग। तो इसलिए अपने तो आप को सेव करना चाहिए, और हमने वो बात भी की थी लास्ट टू लास्ट हाँ, पॉडकास्ट में, परमानेंट वो पोर्टफोलियो की, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली कैश, रियल एस्टेट, पॉइंट इसमें स्टॉक्स। ये है कि हम्म आप अपने आप को बहुत बेतहाशा लेवरेज ना करें, ये पॉइंट है। हम्म यानी कि हम्म इन्वेस्टमेंट करें, इतना करें जितना आप उसको हैंडल कर सकते हैं और आसानी से आप अब रात को सो सकते हैं, क्योंकि जितना आप लेवरेज बिल्कुल। करेंगे उतना आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं किसी भी डाउन साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड तो आती है, मार्केट्स कभी भी जो है ना स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, अप एंड डाउन हम्म वॉलेटिलिटी रहती है, खासतौर पर स्टॉक्स के अंदर। प्रॉपर्टीज में भी रहती है, लेकिन प्रॉपर्टी जनरली जो है वो इतना ज़्यादा डिप नहीं होती अनलेस वो यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ द बैग जो ऊपर चले जाएँ, जैसे कि कनाडा में हुआ था अभी 2022 के अंदर। लेकिन उसमें ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को लेवरेज नहीं किया बहुत ज़्यादा, तो वो अभी भी मतलब ठीक है, वो इतने बुरे फंसे हुए नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तीन तीन चार चार प्रॉपर्टीज लेवरेज पर उठाई थी, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसको अभी हमारे पास काफ़ी कमेंट्स हैं, तो हम इसको जो है ना क्विकली कर लेते हैं। एक साहब थे, वो कह रहे थे कि हम कंपेयर ना करें कनाडा को यूएई से, तो वो हमने पहले भी बोला था कि क्यों ना कंपेयर करें, कंपेयर तो करना पड़ेगा, अगर आपको हाँ, मूव करना है तो वो कंपेयर करना पड़ेगा। एंड देन गोल्डन वीज़ा इज़ नॉट ट्रू पीआर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी गोल्डन वीज़ा की वजह से सिंगापुर एक बहुत सीरियस किस्म का, इसको सिंगापुर ने, सॉरी, दुबई ने सिंगापुर को काफ़ी सीरियस कंपटीशन दिया हुआ है। उस पर अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन गोल्डन वीज़ा इज़ अ गेम चेंजर। आपको पीआर लेते हुए कनाडा की कितना टाइम लग जाता है, इतना आसान थोड़ी होता है। किसी को अगर क्विक अपना बिजनेस के लिए बेनिफिट चाहिए, तो गोल्डन वीज़ा इज़ ग्रेट थिंग फॉर एनी पर्सन। अच्छा, सही है। आई थिंक वी शुड मूव ऑन। यहाँ पर अच्छा, एक साहब कह रहे हैं बाइंग आउट प्रॉपर्टीज आउटसाइड साइड योर होम कंट्री सिंपली सिंपली अ बिजनेस, अदर ऑल अदर रीजंस इज सिंपली अ लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई, यहाँ पर अगर कोई 30 साल के लिए रह रहा है, तो उसके लिए तो इसका पार्ट होम तो बन ही गया ना, तो वो बिजनेस तो नहीं कर रहा, वो तो यहाँ पर अपनी एक लाइफ क्रिएट कर रहा है। सो सिर्फ बिजनेस नहीं है, उसके अंदर और भी एग्जैक्टली। चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक हम अब और उस जो पे पॉइंट्स और पे जो चलते हैं अपने। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, जो जो वेल्दी लोग हैं ना, वो अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. वो हम्म किसी भी एक कंट्री से मैरी नहीं करते। अगर जितने बिल्कुल। भी जो वेल्दी बिजनेसमैन हैं या जितने भी वेल्दी लोग हैं, वो आप देखेंगे उनकी जो वेल्थ है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान। ज़रूरी नहीं कि वो तमाम की तमाम वेल्थ जो है वो कनाडा में रखें, यूएस में रखें। वो एक प्रॉपर्टी यहाँ बाय करेंगे तो एक प्रॉपर्टी वहाँ बाय करेंगे। तो दे ट्राई टू बी वेरी डाइवर्सिफाइड फ्रॉम कंट्रीज परस्पेक्टिव, यानी कि जितना बंदा अमीर होता है ना, फिर उस पर रिस्क भी उतना बढ़ जाता है। यानी कि हम्म टैक्सेस के हवाले से गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी भी बिजनेसमैन के पीछे भाग सकती है अगर उसने कुछ ना कुछ डिक्लेयर ना किया हुआ हो, और टैक्सेस बचाने के लिए बहुत से लोग करते हैं। तो इसलिए लोग जो वेल्दी लोग हैं वो यही करते हैं कि वो अपना जो जितना भी वेल्थ है वो कहीं पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, उसको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल, वजह वो है। जो कंसंट्रेशन लोग रिस्क। बाय कर रहे हैं या ना जी दुबई में, वो ज़्यादातर वेल्दी लोग हैं जो रहते कहीं और हैं, लेकिन वो बाय कर रहे हैं जस्ट फॉर डाइवर्सिटी। हाँ, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपका होम कंट्री लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया कोई भी है, तो आपकी पहली प्रॉपर्टी तो वही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें वही मसला होता है कि जैसे अब बहुत सारे लोगों की फैमिली सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पर अब कोई भी नहीं है, अब खाली पड़ा हुआ है घर, तो वो भी तो अनप्रोडक्टिव एसेट है, तो उसको आप देख लेंगे कैसे करना है। बट यूजुअली मैंने ये देखा है कि वो सेकंड प्रॉपर्टी दुबई होती है। पहली प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली। होती है लोगों की, बट इतने कम लोग होते हैं वो, या फिर वो अपना हम्म। रिस्क अब वो मिटिगेट कर रहे होते हैं। और ऐसा भी देखा है मैंने कि पहली प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेने के बाद वो सारी बेचकर फिर अब दुबई में मूव कर रहे हैं। तो अच्छा, हमारे पास ये तो कमेंट्स है, कमेंट्स के अंदर ही हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। बट एक चीज़ है लेवरेज, उसको जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है।
उसको डिफाइन करना, क्योंकि लोग जो पैसे बनाते हैं रियल एस्टेट के अंदर वो ज़्यादातर लेवरेज से बनाते हैं। अगर आप लेवरेज का कंपोनेंट हटा देंगे यूजुअली दुबई की प्रॉपर्टीज़ में या इवन कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके जो रिटर्न्स रेगुलर रिटर्न्स होंगे वो तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम्म। उसमें वो चार्ली मंगर ने एक बहुत अच्छी बात की थी, लेडीज लिकर एंड लेवरेज, इन तीन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हालांकि वो तो फाइनेंस का बंदा है, उसको लेवरेज का पता है कि किस तरह से काम करता है। हम्म। और उसमें उसने उसे कहा था कि जो लेवरेज है सबसे बुरा कंपोनेंट है, मतलब लेडीज और लिकर से ज़्यादा उसने जो प्रॉब्लम कहा था वो लेवरेज को कहा था। अब लेवरेज लोगों को यहाँ से एक सेकंड लेवल पे लेके जा सकता है, उसकी पूरी जो लाइफ है वो चेंज कर सकता है। हाँ, और फ्लिप साइड भी है उसका। लेवरेज ऐसे में डबल एज स्वॉर्ड होती है ना, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आप लेवरेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और आप लेवरेज करके अपने आप को ओवर लेवरेज कर लेते हैं तो देन इट कैन ऑल्सो हर्ट यू बिग टाइम। तो यही है कि पैसे बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेवरेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवरेज कर लेते हैं देन योर रिस्क इज़ मच बिगर, यानी कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आती है देन यू विल लूज़ अ लॉट। तो ये भी हम्म, समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो इसके अंदर एक और बात मैं वो सोच रहा था रिगार्डिंग मॉर्गेजेस, रिगार्डिंग रियल एस्टेट अगर बात करें बिटवीन, अगेन कंपैरिजन तो करना पड़ेगा दुबई वर्सेस कनाडा या दुबई वर्सेस ऑल द अदर मेजर वेस्टर्न कंट्रीज। तो उसके अंदर अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक जो मेजर चीज़ अब चेंज हो गई है दुबई के अंदर, वो अगर हम पहले उन प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो कि रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर किसी को लेना है प्रॉपर्टी, तो क्यों दुबई को लोग पसंद कर रहे होते हैं। आप अभी चले जाएं सिंगापुर, आप अभी चले जाएं लेट्स से कनाडा, अभी चले जाएं यूएस, अभी चले जाएं यूके, आप कहीं भी जाकर एज अ नॉन सिटीजन या नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको समवेयर बिटवीन 15 to 40% टैक्स देना पड़ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हम्म। स्टैम्प ड्यूटी, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वॉट एवर यू कॉल इट, जो कि दुबई में नहीं है। दुबई में आप चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जस्ट टू बाय द प्रॉपर्टी। वो तो अभी आगे तो बात गई नहीं है, कैपिटल गेन्स वगैरह तो रहे नहीं है। अगर आपको नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन बाय करनी है प्रॉपर्टी तो आपको टैक्स देना होगा। तो जब लोगों को नज़र आएगा कि विदाउट एनी पेनल्टी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और दूसरी बात ये कि जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हम वही बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, जो प्री कंस्ट्रक्शन जैसे कनाडा में कहते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ईजिली 5% से पे करने के बाद आप उसको बुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका हैंडओवर के टाइम पर आप मेजर पार्ट उसका आइदर फाइनेंस करवाते हैं या फिर कैश पे करते हैं। दुबई में पहले एक ज़माने में 5% तो कभी भी नहीं रहे। 5% तो मेरे ख्याल से वो जो 2008-2009 में जो बबल था उससे पहले 5% था, उसके बाद तो वो रेगुलेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। मिनिमम 20% तो आपको देना ही पड़ता था और वो कैश देना पड़ता था। और अगर आज बात करें तो आज के जो पेमेंट प्लान्स मिलते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में वो यूजुअली 70-30, 60-40 या 80-20, एमआर के केस में 80-20 का होता है। यानी कि आपको 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है और आखिर में 20% रह जाता है। दमाग के केस में हम्म। लेट्स से 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है और आखिर में 30% रह जाता है। कुछ और डेवलपर्स आपको 50-50 का दे सकते हैं कि 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 50% एट द हैंड ओवर देना है। वाइल इन द केस ऑफ कनाडा जो तुम मुझे बता रहे थे वो एग्जैक्टली क्या है अगर प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें कनाडा में। हाँ, इस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना दुबई और कनाडा को, क्योंकि अगर बिल्डर जो है 80% आपसे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही ले रहा है और वो कैश ले रहा है, दैट मीन्स बिल्डर तो सिक्योर है। हम्म, ठीक है ना, यानी कि मार्केट में कुछ भी होता है बिल्डर का पैसा तो नहीं डूबेगा, तो बिल्डर ने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया। तो ये भी एक एक एलिमेंट है कि क्यों दुबई का जो प्रॉपर्टी जो डायनामिक्स है वो कितनी डिफरेंट है कनाडा से। कनाडा में होता है कि जब आप प्री कंस्ट्रक्शन बुक करते हैं तो आप डिपॉजिट पे करते हैं लेट्स से 5% बुक करने के लिए खाली, बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो होनी होती है क्लोजिंग के ऊपर, यानी कि जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है और जब आप हैंडओवर के पॉइंट पे आते हैं तो फिर आप जो रिमेनिंग पेमेंट है वो पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज प्लस जो रिमेनिंग डिपॉजिट है, यानी कि आपने 20% तो मिनिमम देना ही देना है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई वो 20 से कम भी डिपॉजिट दे सकते हैं बाय यूजिंग मॉर्गेज इंश्योरेंस, जो कि हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लेस कैश दे के बाकी की जो पेमेंट है वो फाइनेंस करवा लें, लेकिन आपने वो पे तो करना होता है।
दुबई के केस में ये नहीं है। दुबई केस में ये है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डर अपने आप को सिक्योर कर लेता है और वो कैश लेके सिक्योर करता है। दैट मीन्स जो बिल्डर की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे होता है कि अगर कोई मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते भी है ना, और अगर बायर वॉकआउट करता है, तो बिल्डर तो अंडर अंडर द वाटर है, क्योंकि बिल्डर ने तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब उसको पैसे रिसीव करने हैं, वो रिसीव नहीं कर पा रहा, देन बिल्डर्स जो हैं वो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और तो जब बिल्डर इसलिए यहाँ प्रॉब्लम पे में जो आएगा। रिस्क है ना हाँ। ऊपर और हम्म। नीचे जाने का, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दुबई मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म। और बिल्डर अगर पैसे वो फंसेगा। अच्छा, एक और चीज़, वो जो मैंने पॉइंट कहा था ना तुमको कि अगर इन केस ऑफ लेट्स से डिफॉल्ट, तो दुबई में हम्म, कोई रिकोर्स नहीं है। आपका डिफॉल्ट हो गया, आपके पैसे चले जाएंगे। दैट्स अबाउट इट। ये बट बहुत कनाडा में इंपॉर्टेंट अगर, पॉइंट है। हाँ, हाँ, कनाडा में कनाडा आप में अगर ऐसा डिफॉल्ट होता करते है हैं तो तो आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। आप लीगली, यस, आप लीगली जो हैं वो लाइबल हैं उन तमाम डैमेजेस के लिए जो कि बिल्डर को पड़ेंगे। यानी कि बिल्डर को, हम्म। एक तो उसने आपने डिफ़ॉल्ट कर लिया, एक तो वो आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया ना, फिर इसके बाद अगर प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो जाती है, अब बिल्डर उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचेगा कम कम कीमत के ऊपर, तो जो डिफरेंस है वो भी वो आप पे डालेगा कि भाई तुमने ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये जो डिफरेंस मुझे पड़ा है वो तुम्हें पे करना है, प्लस जो भी लीगल फीस वगैरह है वो सारा कुछ मिला के। तो हम्म। इसमें ये होता है कि आप इतनी आसानी से भाग नहीं सकते। अगर आपने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट और आप नहीं क्लोज कर रहे तो यू आर सब्जेक्ट टू लीगल चैलेंजेस। दुबई में मेरे ख्याल में हम्म। ऐसा नहीं है। दुबई में सिर्फ आप अपना डिपॉजिट खोते हैं, तो उस केस में जो बिल्डर है ना वो हर तरह से सिक्योर है दुबई के अंदर, जो जैसे कि मुझे समझ में आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिल्डर जब तक प्रॉपर्टी बेच नहीं रहता वो अंडर वाटर रहता है। यानी कि हम्म। बिल्डर की जब तक पेमेंट पूरी नहीं होती, बिल्डर जो है वो ऑफ द हुक नहीं है। यानी कि उसको प्रॉपर्टी जो है हम्म। ना वो ऑफलोड तो करनी करनी है। तो नहीं, ये बहुत बिल्कुल। बड़ा डिफरेंस है। इवन इवन मंथली पेमेंट्स के अंदर अगर आप लेट्स से ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की अभी बात करें, तो मंथली हम्म, पेमेंट्स में आप डिफॉल्ट करते हैं तो कुछ बिल्डर्स उस पर सिवियर पेनल्टी लगाते हैं और उसके बाद फिर वो कैंसिलेशन की तरफ जाता है यूनिट। जबकि हम्म, कनाडा में ऐसा सीन नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने और बिल्डर्स ने अपने आप को यहाँ पर सिक्योर किया हुआ है। अब आपके ऊपर है कि आपने अपना रिस्क कैसे मिटिगेट करना है। और उसके हम्म, बाद, और उसकी वजह से जो बबल का पॉइंट है ना, वो बबल नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि आपकी जो जो रिस्क है वो तो कंज्यूमर्स के ऊपर है। तो अगर कोई मार्केट में हाँ, ऊपर नीचे होता भी है तो ये तो ना गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम है, ना बिल्डर्स हाँ। पे प्रॉब्लम है। और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स या वेस्टर्न इकोनॉमी जो है वो डेट ड्रिवन है। यानी वो चलती डेट के ऊपर है। डेट इशू होगा तो मार्केट मूव करेगी। जहाँ जहाँ पे डेट आपका जो है वो स्टॉप हो जाता है और मार्केट वहीं पे कोलैप्स होती है। तो जितने भी पीछे रिसेशंस आए हैं वो क्यों आए? वो आए डेट के रुकने की वजह से। यानी कि डेट मजीद इशू नहीं हो रहा था, इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ। बैंकिंग के बाद रियल एस्टेट जो है कोलैप्स हुई थी। दुबई में अभी भी मॉर्गेज बहुत कम है। यानी कि सारी की हम्म। सारी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कैश पे होती है। एक अंदाजे के मुताबिक तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल में 80% नहीं, ट्रांजैक्शन अभी भी कैश अब होती होंगी। बेहतर हो गया है रेशियो। मेरे ख्याल से कोई 40-60 का हो गया, या ऑलमोस्ट 50 पे पहुंचने वाला है कि हाँ, मॉर्गेज भी 50% पे पहुंच गई है। अच्छा। बट स्टिल मॉर्गेज के ऊपर भी, अगर मॉर्गेज की बात करें, तो मॉर्गेज हम्म, के ऊपर भी सिनेरियो इस तरह से है कि जो अम, अगर आप मॉर्गेज करना जाएंगे बीइंग अ रेजिडेंट, तो एटलीस्ट 20% पे करना है। आप चाहे फर्स्ट होम हम्म, बायर हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी, आपने कितनी भी प्रॉपर्टीज पहले ली हो, तो जो हम्म, फर्स्ट होम बायर होता है थोड़े बहुत उसको फायदे होते हैं, बट स्टिल 20% तो आपको पे करनी करनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो 7% की तकरीबन आपकी क्लोजिंग कॉस्ट होती है वो भी आपको पे करनी है। तो आप हम्म। टोटल प्राइस का 27%, 25% के करीब आपको पे करना ही करना है मॉर्गेज के टाइम पर। बट एज अ फर्स्ट होम बायर कनाडा में आई थिंक ये कम है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. क्लोजिंग कॉस्ट तो कनाडा में भी उतनी ही होती है। जो रियल्टी के कमीशंस हैं या लैंड ट्रांसफर टैक्स है, लॉयर की फीस है, वो तो आपने पे करनी है, चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रिपीट बायर हो। बस ये होता है कि आपका जो डिपॉजिट है ना फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए वो कम हो जाता है, 20% से कम होकर कुछ लोग 5% पर भी कर लेते हैं, वो जो मोर्गेज हाँ। इंश्योरेंस होती है उसके ज़रिए। लेकिन हाँ। फिर उनकी मंथली इनकम बढ़ जाती है ना, क्योंकि आपने फिर मंथली जो एक्सपेंस बढ़ जाता है। मोर्गेज हाँ। उठाई है वो आपने 95% LTV उठाई है। तो हम्म। फिर आपकी जो मंथली है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
हाँ, तो वही पॉइंट है तो ना कि ये भी है। यहाँ पर उसको लेवरेज नहीं करने दे रहे इतना। आपका हम्म। इन एनी केस आपका हाँ, मिनिमम 20% स्टेक रहेगा तो एक मेरे प्रॉपर्टी ख्याल के अंदर। में दुबई बबल की पोजीशन में तब आएगा जब ये जो मोर्गेज और कैश का जो ब्रेकडाउन है ना, ये मोर्गेज का नंबर काफ़ी ऊपर हो जाए। यानी कि अभी अगर लेट्स से हम कह रहे हैं 60-40 है, यानी कि 60% अभी भी कैश ट्रांजैक्शन है, 40% मोर्गेज है। तो जब अगर मोर्गेज ये 40% से उठ के 80% में चले जाए, देन हम कह सकते हैं कि हाँ, नाउ इट इज़ रीचिंग ए बबल पॉइंट। लेकिन अभी तक हम्म। अगर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे हो रही है, तो फिर इसमें कोई भी फंसा हुआ नहीं है ना भाई। बायर ने कैश पे कर दिया, बायर के पास प्रॉपर्टी आ गई है, बिल्डर ने कैश लेके जो है हैंड ओवर कर दिया, बिल्डर भी खुश है, बायर भी खुश है। तो यहाँ पे उस तरह से इतना बड़ा रिस्क नहीं है। हम्म। मॉर्गेज रिस्क आता है जब आप मॉर्गेज पे घर लेते हैं, क्योंकि मॉर्गेज पे आप लेवरेज कर रहे हैं ना, आपने 20% दिया, बाकी आपने बैंक से पैसा उठाया, अब बैंक फंसा हुआ इसके अंदर। और अगर हम्म। बैंक उसको मल्टीप्लाई करता है, यानी कि मॉर्गेज के ज़रिए डिमांड बढ़ाता है मज़ीद, तो वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई ना। अभी जो हम्म। डिमांड है वो इतनी आर्टिफिशियल नहीं है दुबई के अंदर, क्योंकि लोग कैश लेके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप अपने आप को लेवरेज करके एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लेते हैं, प्योर ऑन लेवरेज, यानी 20% आपने सब जगह पेमेंट की, बाकी सारा अपना फाइनेंसिंग जो है बैंक से उठाई, सिर्फ अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ प्रॉब्लम हम्म। आती है, यहाँ बबल क्रिएट हम्म। होता है। और वो अभी तक बिल्कुल। दुबई में इस तरह से नहीं है। नहीं, वो हाँ, वो है नहीं, प्लस ये कि उसका जो जो क्राइटेरिया है वो भी। और मेरे ख्याल से इनके पास वो लिवर्स है ना। अभी भी जो दुबई की बबल की बात हो रही है, गवर्नमेंट किसी टाइम पर भी ये चीज़ें ट्वीक कर सकती है। अगर लगे गवर्नमेंट को हाँ। कि यार अब थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन हो रही है, उसको ऊपर करने के लिए अपने लॉज को चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने काफ़ी सीख लिया है। तो अब यहाँ की जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको बबल की तरफ लेके जाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है। वो हम्म। प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, बट टू डिफ्लेट इट उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हाँ। जो जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो एक और बात ये है कि यहाँ पर जिस तरह से प्राइस इंक्रीज़ होती है उसी तरह से प्राइस डिक्रीज़ भी हो सकती है रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है। क्योंकि जो नई कम्युनिटीज़ हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको आने में टाइम नहीं लगता। हम्म। अच्छा, ये भी बात है ना कि दुबई की जो जो इकॉनमी है, वो चल ही ट्रैफिक के ऊपर ही, यानी कि लोगों का ट्रैफिक। तो अगर एक पॉइंट पे लगता है कि भाई रेंटल इतने मुश्किल, इतने महंगे हो गए हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, ताकि वो जो लोगों की जो 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 इन्फ्लो है वो बरकरार रखे। अगर रेंट इस पोजीशन में चले जाते हैं कि भाई जो लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो फिर लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब निकलना शुरू होंगे तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू होंगे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर। तो ये गवर्नमेंट इसमें एक एक्शन ले सकती है कि अगर रेंट इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि भाई इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर समबडी टू मूव एंड लिव, तो फिर ऑफ कोर्स जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है। और जो बबल की मेजर डेफिनेशन है वो वही है कि अगर कोई बगैर किसी मेजर लेट्स से लेबर के मेजर कोई पॉइंट के आपकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएं, और हम्म। आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्यों हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, प्योर प्राइसेस तो समझ में आ प्योर रहे हैं कि स्पेकुलेशन के क्या। ऊपर। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी वो लेवल आया है। अगेन पॉइंट वही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी भी आप देखेंगे कि 2008, 2009, 2013 उस लेवल के ऊपर हम्म। नहीं है। अच्छा, अपार्टमेंट्स का केस अलग होता है, विलास का केस अलग होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और नई हाँ। प्रॉपर्टीज़ का केस अलग होता है कंपेयर टू पुरानी प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आ जाती हैं, बट इन जनरल हम्म। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, और या फिर आप पर स्क्वायर फीट की बेसिस के ऊपर बात करेंगे, तो वो अभी भी मेरे ख्याल से बबल टेरिटरीज में नहीं है। इससे इससे ऊपर भी हम्म। जा सकती है। बट ये नीचे नहीं जा सकती, ये नहीं कह सकते, नीचे भी जा सकती है। और नीचे ये सस्ती ऊपर अगर जाती किसी है। को हाँ, क्रिस्टल बॉल किसी के पास हो तो फिर तो क्या ही बात है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में इसमें आखिर में मैं ये पॉइंट करूँगा कि जब कभी आप देखेंगे ना कि भाई प्रॉपर्टी के रेंट की जो रेंट है वो इस लेवल पे पहुंच गया कि जो लोकल जो पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, देन इट्स अ नेगेटिव साइन प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। क्योंकि फिर क्या होगा कि मार्केट की अगर प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, दैट मीन्स मार्केट जो है ना वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो जो डायनेमिक्स हैं, इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बबल है। अगर जब तक जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड कर रही है रेंट, और फिर रेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी मार्केट एडजस्ट हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बबल नहीं है। क्योंकि बबल होने के लिए बिल्कुल। आपके पास वो फंडामेंटल्स होने चाहिए जो मैच ना कर रहे हो। अच्छा, उस केस के अंदर दुबई इज़ यूनिक बिकॉज इन केस ऑफ लेट्स से वेस्टर्न इकोनॉमी, नॉर्मली लोगों की जो इनकम्स होती हैं वो वहीं से रिलेट करती हैं जॉब से।
लेकिन यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और अपनी कोई भी जॉब कर रहे हैं, आइदर वो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर वो उनका एक्सपोजर बाहर से है कंपेयर टू एनीवन हु इज़ लिविंग इन द यूएई, और यहाँ की बिजनेस से यहाँ के बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक्सपोजर ही बाहर का होता है, लेट्स से कोई सेल्स के अंदर है और वो हाँ जो बेच रहा है वो सॉफ्टवेयर ऐसा बेच रहा है जो दुबई से ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो बेस दुबई में कर रहा है, तो वो उसका ग्लोबल एक्सपोजर है। इसी तरह से बहुत हाँ सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इंडिया पाकिस्तान से मूव हुए हैं और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि दुबई की इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल हाँ, रहा है, लेकिन वो उनको दुबई में परसेंटेज रहना काफ़ी है। कम होगी ना कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अब द बढ़ना शुरू हो गई ना, पॉपुलेशन। कम है, कम करंटली कम है, बट अब बढ़ना शुरू हो गई है ऐसे लोगों की जो कि मूव हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शायद जॉब्स तो उस तरह से क्रिएट नहीं हो रही होंगी, क्योंकि ये नंबर तो मेरे पास नहीं है कि जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं, बट लोग आ रहे हैं, ये तो हमारे पास डेटा है कि लोग किस तेज़ी से आ रहे हैं, किस तेज़ी से ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, ये डेटा तो मौजूद है। मुझे नहीं पता कि जॉब्स के नंबर्स क्या हैं, अगर अगर कोई नंबर होगा तो हम देख सकते हैं या कोई कमेंट में जाके बता सकता है। बट येस, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है, और उसको पार्ट ऑफ द रीज़न इसके इनकम प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द रीज़न के उनका लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम भी है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो फिर खर्चा भी उसी हिसाब से करना शुरू करते हैं। बट येस, इनकम प्रॉब्लम एंड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बोथ प्लेज इनटू दैट। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी लंबी बात कर ली और हमने जिस हाँ, तरह सोच रहे थे ये स्ट्रक्चर काफ़ी करने ऊपर का हो गई उस तो तरह हम से हो नहीं उसको, पाई। हाँ हाँ हम्म। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा था कि फिर हम उसको वाइंड अप कर देंगे क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर लोग एतराज़ करते हैं कि यार इतनी छोटी वीडियोस बनाया करो। तो हम्म। एनीवे, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा वली। नेक्स्ट वीक हम दोबारा से आएंगे मार्केट्स के ऊपर। इस बार हमने मार्केट पे थोड़ी सी बात नहीं करी क्योंकि हमारे पास कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट था इस एपिसोड का, लेकिन नेक्स्ट वीक हम दोबारा मार्केट्स पे अगर अपनी कमेंट्स ओपिनियन देंगे। और आए, इस तरह एंगेजमेंट आई, तो शायद दोबारा हम इस पे बात करें, डिपेंड करता है कि बिल्कुल टॉपिक्स मिल जाए हमको। बिल्कुल। लेकिन स्टॉक्स पे बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, वीक। लेकिन प्लीज़ जो देखने वाले हैं कमेंट्स डालते रहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा फीडबैक सोर्स है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं आपकी कमेंट के ज़रिए। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग और हम नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मिलते हैं। थैंक यू। चलें, हो गया यार, अल्लाह हाफिज़। ओके, हाफिज़।